बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 7 अक्टूबर है। काउंटडाउन का आगाज़ हो चुका है। गुज़श्ता वीडियो में मैं बड़ी तफसील के साथ बयान कर चुका हूं कि फ़ाइनल कॉल के हवाले से तहरीक इंसाफ के कैंप में क्या तैयारियां चल रही हैं और इसको काउंटर करने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए, इसका रास्ता रोकने के लिए वफाकी हुकूमत किस किस्म के इकदामात कर रही है। वो वीडियो मैंने परेड ग्राउंड इस्लामाबाद से पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने रिकॉर्ड की थी। जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं कि तैयारियां एग्जैक्टली क्या चल रही हैं, राना सनाउल्लाह का गेम प्लान क्या। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे गुज़श्ता 24 घंटों में सियासी पारा बहुत हाई हो गया है। धमकियां, थ्रेट्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम में शामिल जमातों की तरफ से, क्योंकि एजेंसीज जो हैं वो अब वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट्स दे रही हैं कि बस अब 12 रबीउल अव्वल 9 अक्टूबर इतवार का दिन, उसका इंतज़ार कीजिए। उसके फ़ौरन बाद इमरान खान किसी भी वक्त कॉल दे सकते हैं। ये कॉल किस दिन के लिए होगी, किस सूरत में होगी, इसके हवाले से बहुत अबहाम मौजूद है। इमरान खान साहब ने अपनी असल जो प्लान है, जो उनके दिमाग में मंसूबा है, वो किसी के साथ शेयर नहीं किया। एटलीस्ट अगर शेयर किया भी है तो वो पब्लिक डोमेन में सामने नहीं है। मुख्तलिफ कियास आराइयाँ चल रही हैं और इसी दौरान हम देखते हैं कि आज जो होने वाले 2 इवेंट्स हैं उन पर नज़रें लगी होंगी तमाम लोगों की। ये 2 इवेंट्स कौन से हैं, तहरीक इंसाफ इसके हवाले से क्या दावे कर रही है, वन बाय वन इस तमाम मामले को देख लेते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में जो है वो मामलात और सियासी पारा जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ। सदर आरिफ अलवी का खिताब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, वहाँ से बेशतर अराकीन का गायब होना, बायकॉट कर दिया जाना और दर्जन भर अराकीन की मौजूदगी में एक एम्बैरसिंग सिचुएशन का उन्हें सामना करना पड़ा, जहाँ पर उन्होंने खिताब किया और ख़िताब सुनने वाला कोई नहीं था और पूरी दुनिया के जो एम्बेसडर्स हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो मौजूद थे और वो हमारे यहाँ जमहूरियत का तमाशा देख रहे थे। उसके फ़ौरन बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो हैं वो एक गैर आइनी इक़दाम में, जिस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आपको याद होगा कि जब अप्रैल के महीने में उसके हवाले से 2-3 अप्रैल को जब आगाज़ में वोटिंग होनी थी, उस दिन फवाद चौधरी साहब ने एक बयान जो है वो पढ़ा। उसके बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने उस बयान की रोशनी में ये कहा कि ये बैरूनी साजिश है और इस बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट कर दिया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को। साथ ही इमरान खान साहब टीवी स्क्रीन्स पर आए, उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया और सदर आरिफ अलवी ने अगले 20-25 मिनट में उस समरी पर दस्तखत कर दिए। इस बुनियाद के ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है उन्होंने कहा कि ये शरीक जुर्म हैं, वो जो गैर आइनी काम जो है वो किया गया, वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिज ओथ, कि इन्होंने ना सिर्फ ये कि आइन की खिलाफ वर्जी किया बल्कि अपने हल्फ की भी पासदारी नहीं की, अंडरमाइन किया इन्होंने, इंतकाल इक़्तिदार के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर उसने बायकॉट किया है और हम डिमांड करते हैं कि अब उस अमल का आगाज़ कर दिया जाए जिसके तहत सदर आरिफ अलवी का मुआवजा किया जाए, उनको इम्पीचमेंट के ज़रिए उनके ओहदे से हटाने के लिए इकदाम किए जाएँ। साथ ही मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आज पार्लिमानी साल के आगाज़ पर पार्लियामेंट में सिलेक्टेड और आइन शिकन सदर की तकरीर के दौरान हकूमती जमातों और उनकी अपनी जमात पर मुश्तमिल अपोजिशन के भी बायकॉट के बाद सदर के पास अब इस ओहदे पर मौजूद रहने का कोई जवाज़ नहीं, उन्हें फौरी तौर पर इस ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। ये मामला क्यों जो है वो लॉन्ग मार्च से और इमरान खान का जो भी प्लान होता है, जो फाइनल कॉल वो देते हैं, उसके साथ किस तरीके से जुड़ा है, सदर आरिफ अलवी को क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये जो है वो मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसी दौरान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हैशटैग फाइनल कॉल के साथ लिखती है कौम तैयार है और इसके सामने इमरान खान साहब का जो बयान है बोल टीवी पर चला, उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया जाता है कि कॉल दूंगा तो फिर वापसी नहीं होगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, क्या इमरान खान साहब अपनी कश्तियाँ जलाने का इरादा रखते हैं, क्या तसादुम की जानिब मामला जाएगा, ये सारी बहस जो है उसका आगाज़ इस किस्म के बयानात और इस किस्म की ट्वीट्स जो है वो उससे शुरू हो जाता है। अब जो लोग इमरान खान साहब को, उनकी जमात को कवर करते हैं, उन्होंने और फिर जो इलेक्शन कमीशन के रिपोर्टर्स हैं उन्होंने गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की इमरान खान साहब से और उस मुलाकात के बाद ज़्यादातर जो रिपोर्टर्स हैं, मैंने उनका रद्द-ए-अमल देखा, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब हद से ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आते हैं। वो कॉन्फिडेंस किस बुनियाद पर है
वैसे अमूमन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि इमरान खान साहब जितनी भी बदतरीन सूरत हाल हो, क्योंकि मेरी उनसे 8 मार्च को भी मुलाकात हुई थी जिस दिन उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दायर किया गया था कौमी असम्बली में। उस दिन भी मैंने, आपको याद होगा, मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि इमरान खान साहब को जो कॉन्फिडेंस है वो देखने वाला था। अब वो शायद उनकी शख्सियत का हिस्सा है। अलबत्ता लोग ये कह रहे हैं जो उनसे मुलाकातें जिन्होंने गुज़श्ता चंद रोज़ में की हैं कि इमरान खान साहब बहुत कॉन्फिडेंस हैं। उन्होंने हल्फ भी लिया है अपनी जो तंजीम के तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ ज़िलों के सदूर हैं और जनरल सेक्रेटरीज़ हैं, उनको कहा है कि जब मैं कॉल दूंगा तो बस फिर आपने सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस कॉल पर अमल दरामद करना है। इसी दौरान गुफ्तगू शुरू हो जाती है कि ऑप्शंस क्या हैं वफाकी हुकूमत के पास। इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट किया जा सकता है कि उनके घर का मुहासरा कर लिया जाए, उनको घर से ना निकलना दिया जाए। अब अगर इस किस्म का कोई इक़दाम किया जाता है तो ये बात तय है कि फिर आप तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्लामाबाद में रावलपिंडी में मौजूद वर्कर्स हैं वो लामहला बन्नी गाला की तरफ मार्च करेंगे, वो जाने की कोशिश करेंगे और उस सूरत हाल में धींगा मुश्ती पुलिस का, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का आमने सामने आ जाना, टकराव हो जाना यकीनी बन जाता है। तो ये वाली बातें, और फिर गवर्नर राज और इसके हवाले से क्या कहा शहबाज शरीफ ने, उसके हवाले से भी बात करते हैं। इसी दौरान जो है वो शिबली फराज एक इंटरव्यू देते हैं बोल टेलीविज़न पर अब्बास शब्बीर साहब को। वो इंटरव्यू का कुछ हिस्सा मखसूस वो मैं आपको सुनवाता हूँ जिससे आपको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है तहरीक इंसाफ के पास जिसकी बुनियाद पर ये कॉन्फिडेंस है। सुनिए। क्या स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की? मीटिंग चल रही है आप लोगों की? ये तो आपने उनको राना सनाउल्लाह का मेन्यू बता दिया आपने हमें, लेकिन जो हमारा मेन्यू है वो एक ऐसा कुश्ता है जो कि हम राना सनाउल्लाह साहब को ख़ास तौर पे पेश करेंगे। तो उनकी जो सारी जो वो है उनके जो मेन्यू है ना वो सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। शिबली साहब, तैयारियाँ फाइनल हो गई हैं सारी? बिल्कुल जी, तैयारियाँ बिल्कुल फाइनल हैं। हमने 25 मई को जो हुआ था, जो भी कोताहियाँ हुई थी हमारी तरफ से या जो भी यहाँ पे हमारे साथ किया गया था, हमने उसका पूरा बारीकी के साथ थ्रेडबेयर एनालिसिस करते हुए हमने थ्रेडबेयर एनालिसिस किया। अब जो शिबली फराज साहब गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो आप ड्रोन्स की बातें कर रहे हैं, आंसू गैस फेंकने के लिए रबर बुलेट्स की बात कर रहे हैं, रास्ते रोकने की बात कर रहे हैं, कंटेनर्स की बात कर रहे हैं, पुलिस की इजाफी नफरी की बात कर रहे हैं, सूबों को दी गई इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं, ये तो वो मेन्यू है जो कि राना सनाउल्लाह का मेन्यू है। ये वो तफसीलात हैं, तैयारियां हैं जो राना सनाउल्लाह की हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर एक हमारा मेन्यू भी है और वो मेन्यू न्यूट्रलाइज़ कर देगा वफाकी हुकूमत के इस मेन्यू को, इस तरीक़ाकार को। वो जो कुछ करना चाहते हैं उसको न्यूट्रलाइज़ कर देगा। हमारे पास एक ऐसा कुश्ता मौजूद है। अब इस वजह से इस बात के ऊपर जो है वो बहुत सारे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। अब ये चमगोइयाँ चल रही हैं शहर इक़्तिदार में कि शायद कोई ऐसा पत्ता मौजूद है इमरान खान साहब के पास, उनको शायद किसी ऐसे इत्तहादी की जानिब से जो पहले तहरीक इंसाफ के साथ था फिर टूट कर चला गया और उसने हुकूमत को, पीडीएम को ज्वाइन कर लिया और हुकूमत का हिस्सा बन गया, वो शायद ऐन उस मौका पर साथ छोड़ दे हुकूमत का। और जैसे ही वो साथ हुकूमत का छोड़ता है तो उनकी नंबर गेम डिस्टर्ब होती है और ये वो वक्त हो सकता है कि जब सदर आरिफ अलवी जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का, एतमाद का वोट लेने का कहें, इंस्ट्रक्शन दें कि वज़ीर आज़म जो है वो पार्लियामेंट से एतमाद का, कौमी असम्बली से वोट लें और किसी इत्तहादी के अपने नाक तले से, अपने साथ से निकल जाने का मतलब ये होगा कि वो अपने नंबर पूरे नहीं कर पाएंगे और अगर वो नंबर पूरे नहीं कर पाते तो फिर लामहला जो है वो हुकूमत कायम नहीं रहेगी। लेकिन इसी दौरान जो है वो साद रफ़ीक साहब एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट करते हैं और इस ट्वीट में धमकी भी मौजूद है, वार्निंग भी मौजूद है। और ये जब साद रफ़ीक साहब ये ट्वीट कर रहे हैं वो किन लोगों के साथ कनेक्टेड है, बड़े वेल कनेक्टेड हैं, बड़े मामलात वो देखते हैं। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के दरमियान जो मामलात को सीधा करवाया, डील की, उसमें भी साद रफ़ीक साहब का किरदार था। तो वो जो ट्वीट कर रहे हैं वो लामहला किसी न किसी ऐसी सोच की अक्कासी करती है जो सोच कहीं ना कहीं मौजूद है। साद रफ़ीक साहब ने क्या कहा मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में महज 11 माह बाकी हैं, कि ओनली 11 मंथ्स लेफ्ट, कि अब से 11 माह के बाद वैसे भी आम इंतखाबात होने हैं। लॉन्ग मार्च करने से पहले अच्छी तरह सोच लें
یہ عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھی طرح سوچ لیں، جان لیں، آپ چڑھائی کر کے زبردستی سے قومی اسمبلی تحلیل نہیں کروا سکتے۔ اس کے آگے وہ لکھتے ہیں ایکسکلیمیشن مارک، اور پھر کہتے ہیں کہ صوبوں کی وفاق پر چڑھائی کے نتیجے میں دھینگا مشتی بڑھی تو نتیجہ 11 برس انتظار تک بھی جا سکتا ہے، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ اور یہ ریفرنس ہے سابق آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کی جانب، یعنی کہ سعد رفیق صاحب عمران خان صاحب کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر تصادم بڑھا تو کہیں نہ کہیں یہ سوچ موجود ہے کہ پھر فوج مارچ ان کرے گی، مارشل لاء لگا دیا جائے گا، اور 11 سال کا طویل انتظار، یعنی کہ بڑے لمبے عرصے تک پھر آپ کو جمہوریت کی واپسی نظر نہیں آئے گی، پارلیمنٹ بحال نہیں ہوں گی، اسمبلیاں بحال نہیں ہوں گی، اور پھر سب کے سب اس جو ہے وہ زیر عتاب آئیں گے۔ یہ بڑی سٹاک قسم کی وارننگ ہے جو کہ سعد رفیق کی طرف سے دی گئی۔ اب میں آپ کو آخر میں 1 سے 1.5 منٹ میں ایک چھوٹا سا انالیسس سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو آپ نے وہ چیز دیکھی ہوگی جو خیبر پختونخوا میں ہوئی، ٹیچرز کے اوپر جو شیلنگ کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا۔ تحریک انصاف جو ہے اس کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اور اگر یہ ڈیموکریٹک رائٹ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کا ہے، وہ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، اپنے مطالبات سامنے رکھ سکتے ہیں، ان کو اسلام آباد آنے کا اختیار ہے، ان کو دیگر جگہوں پر اپنی آواز جمہوری اور آئینی طریقے سے اٹھانے کا اختیار ہے، تو پھر خیبر پختونخوا میں جو ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، ان کے ساتھ بھی ڈیموکریٹکلی ڈیل کیا جانا چاہیے۔ اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیلز کیا ہیں، معاملہ اس نہج تک کہاں کیسے پہنچا، تحریک انصاف کی جانب سے ایٹ لیسٹ میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی ایسی وضاحت سامنے آئی ہو کہ ان کے اوپر شاید حملہ کیا گیا ہو، لیکن ایسی کوئی وضاحت نہیں آئی۔ ان اینی کیس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک اس معاملے کی بات کریں، ایک طرف رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اپنے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں، وہ عجیب و غریب قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک سیاسی جماعت ہے، آپ کو معلوم ہے وہ کالعدم بینڈ آؤٹ فٹ نہیں ہے، یہ جتھا نہیں ہے مسلح لوگوں کا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اس پولیٹیکل پارٹی میں جو لوگ شامل ہیں وہ اس ملک کے، پاکستان کے شہری، اور آپ پولرائزیشن کو اس مقام پر لے کر گئے ہیں کہ بڑے ہی غلیظ قسم کے الفاظ، اسحاق ڈار کا بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ جو استعمال کر رہے ہیں عمران خان کے فالوورز کے لیے، کبھی ان کو کلٹ کہتے ہیں، کبھی ایک گالی اور عمران خان کے نام کے مرکب کو جو ہے وہ کہہ کر بلاتے ہیں، اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ڈرونز منگوا لیے ہیں، گنز جو ہیں وہ ربر بلٹس ماری جائیں گی، اور اس قسم کی فورس تیار کی گئی ہے۔ یہ طریقہ کار بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ البتہ ایک بات طے ہے کہ حکومت کے پاس کوئی آئینی، کوئی قانونی، کوئی اخلاقی اور کوئی جمہوری، ان چاروں معاملات میں جواز موجود نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس احتجاج کرنے سے، احتجاج کی کال دینے سے اور آ کر اپنے مطالبات پوری دنیا کے عوام کے سامنے رکھنے سے روکا جا سکے۔ نہ پاکستان کا آئین اس کے اوپر کوئی قدغن لگاتا ہے، نہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ اس پر قدغن لگاتا ہے، اس کا کوئی اخلاقی جواز بھی موجود نہیں ہے اور اس کا کوئی جمہوری جواز بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف جب تحریک انصاف لانگ مارچ کرے اور تحریک انصاف یہاں پر آتی ہے تو ان کے پاس اخلاقی جواز موجود ہے کہ وہ اس حکومت کو گھر بھیجنے کا مطالبہ رکھیں، وہ یہ کہیں کہ یہ حکومت میں یہ لوگ جو آئے تھے یہ لانگ مارچ، مہنگائی مکاؤ مارچ کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ حالات کیونکہ تحریک انصاف نہیں سنبھال سک رہی تو ہم سیویئر ہیں، ہم مسیحا ہیں اس قوم کے، ان کے آنے کے بعد جو حالات خراب ہوئے ہیں، جو ڈالر کی قیمت گئی ہے، جو پیٹرول کی، جو انفلیشن ہے، پاکستان کی تاریخ میں بدترین انفلیشن اور مہنگائی کا سامنا ہے لوگوں کو، تو لہٰذا ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جمہوری جواز بھی عمران خان صاحب اور ان کے ورکرز اور سپورٹرز کے پاس ہے، لیکن ایک بات جہاں پر آ کر معاملہ پھنستا ہے کہ آئین اور قانون میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، ایسی کوئی آپ کو پاسٹ میں پریسیڈنس جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ جب احتجاج کے ذریعے یہاں پر روڈز پر آ کر آپ پریشر بڑھا سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ آئینی اور قانونی طریقہ نہیں ہوتا، وہ پریشر میں آ کے جو ہے وہ ضرور حکومت چھوڑ کر بھاگ سکتے ہیں، لیکن ایسا بالکل نظر نہیں آتا اگر وہ تحریک انصاف کے کہنے پر، ان کے احتجاج کرنے پر صرف اور صرف آ کر کسی F9 پارک، H9 یا پریڈ گراؤنڈ
ग्राउंड में खड़े होकर पुरअमन तरीके से मुतालबा करने पर वो हुकूमत छोड़ दें, अगर वो हुकूमत से दस्तबरदार हो जाएं, इस्तीफ़ा दे दें, तो ये तयशुदा बात है कि उसी वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल तमाम सियासी जमातों की सियासत दफन हो जाएगी। फॉरसीएबल फ्यूचर में उनका रिवाइव करना मुमकिन नज़र नहीं आएगा, लिहाजा वो कभी भी इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में फिर ये है कि फिर ये मामला तसादुम की तरफ जाएगा, और इसी वजह से जो साद रफ़ीक साहब बात कर रहे हैं कि फिर आप 11 साल और फिर ना कहना कि हमें ख़बर ना हुई, ये जो बात है वो इस तरीके की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। आखिर में मैं आपको बता दूं, 2 इवेंट्स हैं आज जिसके हवाले से तहरीक इंसाफ बहुत पुरजोश भी है और उनको बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है। एक तो 12:15 बजे मोस्ट प्रोबेबली आप लोग जब ये वीडियो देखेंगे या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी या हो चुकी होगी, असद उमर साहब जो हैं उनके हवाले से ये मैसेज दिया गया कि अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं आज असद उमर साहब अपने पार्टी के दीगर लोगों के साथ। इसमें वो क्या ऐसी बात नहीं करने वाले हैं कि इसको आप अहम तरीन भी कह रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि क्योंकि ये 9 अक्टूबर 12 रबीउल अव्वल से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, फाइनल कॉल का हैशटैग लॉन्च करने के बाद की जा रही है, तो हो सकता है इसमें कुछ डिटेल्स मज़ीद सामने आए। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आज इमरान खान साहब अपने आबाई हलके में मियांवाली में जलसा आम से खिताब करेंगे और 12 रबीउल अव्वल से पहले ये उनका आखिरी अवामी इज्तिमा है, आखिरी जलसा है। यहाँ पर वो जो बात करेंगे, जो गुफ्तगू करेंगे, वो देखने वाली होगी, क्योंकि वो उनके तेवर, उनका क्या तरीक़ाकार होगा उसको किसी हद तक एक्सप्लेन कर देगी। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में आलमी सियासी मंजरनामे पर हलचल मचा देने वाली एक टॉप स्टोरी के ऊपर मैं बात करूंगा। आप इंतज़ार कीजिएगा उस वीडियो का। मुलाकात होती है आपसे उस वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।